Greeting dear students. I hope all of you are fit and fine and following the COVID guidelines. So in today's class we will discuss about the next life process, which is respiration. So the biggest confusion related to respiration is this, which generally get confused with breathing, कि हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही चीज समझ लेते हैं. नो, ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. सो all the living organism, even plants, bacteria, all other microorganism, us human beings, all perform the respiration. So the first question that comes in the exam is what is the significance of respiration. Significance of respiration mean कि फायदा क्या है respiration का, कि क्यों करते हैं respiration. The significance of respiration is to produce energy. We are the multicellular organism. The energy requirement for us is more. So we follow the different method of breathing. The other organism follow the different method of breathing. That is the different topic. But the main thing is why. What is the significance of respiration? The significance of respiration is to produce energy. कि respiration हम क्यों करते हैं? To produce the energy. Energy बनाने के लिए हम क्या करते हैं? Respiration करते हैं. So what is respiration? The simplest meaning of respiration is the common substrate. Substrate mean कि को सबसे कॉमन चीज क्या चाहिए जिससे हम एनर्जी बना सकते हैं. तो ड्यूरिंग द लास्ट लाइफ प्रोसेस वी डिस्कस द न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन के अंदर हमने पढ़ा था कि देयर आर नंबर ऑफ फूड कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड, हाउ प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड, हाउ फैट्स आर डाइजेस्टेड. सो द फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. कि कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, स्टार्च जो हम खाते हैं, इट अल्टीमेटली डाइजेस्ट एंड इट विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलेस्ट यूनिट विच इज कॉल्ड ग्लूकोज. अब वो ग्लूकोज क्या होता है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अस ह्यूमन बीइंग, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट जो है, स्टार्च जो है, इट विल ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज, द सिंपलेस्ट सब्सटेंस, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल. तो वो ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद वो क्या करता है, ब्लड उसको कैरी करता है एंड इट विल ट्रांसपोर्ट टू ऑल द सेल्स. सो व्हाट विल हैपन इनसाइड दिस सेल? So that glucose after entering into this cell, all of you are aware about the structure of cell. कि सेल के बारे में सबको पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है and the number of different organelles, mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. And out of all these organelles, one organelle is called powerhouse of cell. That organelle is called mitochondria. तो mitochondria को हम क्या बुलाते हैं? Powerhouse of cell. Why it is called powerhouse of cell? Because it produces the energy. तो अभी तक ब्लड ने क्या किया है, ब्लड हैज ट्रांसपोर्टेड द ग्लूकोज टू द सेल. कि ब्लड ने क्या किया है, ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचा दिया. अब ऑल ऑफ यू आर अवेयर द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज विच इज C6H12O6. कि एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल में कितने कार्बन के एटम बॉन्डेड होते हैं? 6. सो वन ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन एटम. अब होता क्या है कि जैसे वो साइटोप्लाज्म में जाता है, देयर आर नंबर ऑफ एंजाइम्स, बायोकैटालिस्ट विच प्रेजेंट विच कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्लूकोज. कि वो ग्लूकोज को तोड़ देते हैं 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से. कितने कार्बन वाले मॉलिक्यूल के अंदर? 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के अंदर, विच इज कॉल्ड पायरुविक एसिड, और वी कैन ऑल्सो राइट पायरुवेट. और साथ में क्या होती है, थोड़ी सी एनर्जी निकलती है. फॉर एग्जाम्पल लेट अज्यूम ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन है. तो जैसे ही वो साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होगा, बहुत सारे एंजाइम आएंगे, इट विल कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्लूकोज इनटू 2 पार्ट. तो 3 के 2 हिस्सों में वो क्या कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं. इट विल हैपन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म. कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जनरली इट विल हैपन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म. कि फर्स्ट इन द साइटोप्लाज्म, ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द लिक्विड पोर्शन इनसाइड द सेल विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. Inside the cytoplasm there will be number of enzymes, and name of this breakdown of glucose is simply called glycolysis. Lysis mean breakdown, glyco mean glucose. So breakdown of glucose take place inside the cytoplasm. तो 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है, it will break down into 3 कार्बन पायरुवेट. और साथ में क्या होती है, थोड़ी सी एनर्जी निकलती है. So the first step is common in all the organisms. So significance of respiration is to produce the energy, and what will be the use of that energy? To do the common work. तो हमको एनर्जी चाहिए अपने डेली के काम करने के लिए. Now as you can see here, there are different pathways for the breakdown of glucose. 1 minute.
So there are different pathways for the breakdown of glucose. कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं. The two pathways that take place inside our body, generally in human being on other multicellular organism, this one and that one. So generally respiration is classified. First step is common for everything. कि जो पहले वाला स्टेप है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म है जनरली उनके लिए कॉमन रहता है कि ग्लूकोज टूट जाता है पायरुवेट में और साथ में बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है. नेक्स्ट दिस पायरुवेट देन एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ अस. तो ये जो हमारा पायरुवेट बना था कि ये फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल है, ये ग्लूकोज एंटर कर गया, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो गया और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बन रहा है, लेट अज्यूम दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पायरुवेट साइटोप्लाज्म के अंदर. जब वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा दैट पायरुवेट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इस पायरुवेट का फर्दर ब्रेक डाउन होता है. व्हाट आर दीज आर दी केमिकल. So our body is converting one form of chemical into the another form of chemical, and during this it produces the energy. So pyruvate enter into the mitochondria, or after entering into the mitochondria that pyruvate will break down into carbon dioxide gas that we generally exhale. Water will be released that will be used by our body, and energy will be released in the form of ATP, adenosine triphosphate. So this is the energy currency of human being, adenosine triphosphate. So as you can see here, I have written a line here, in presence of oxygen. So the respiration which take place in presence of oxygen mean हम एनर्जी बना रहे हैं किससे, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. So that will take place inside the mitochondria. तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, that process is called aerobic respiration. So this is the one of the type of respiration. Aerobic respiration means respiration that takes place in presence of oxygen. So now I will move to the first point that I discussed, the breathing. हम क्या करते हैं, we generally inhale the oxygen and exhale the carbon dioxide. तो अब हो क्या रहा है कि जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की है it will enter into the lungs. From the lungs the blood will carry that oxygen and transport to the cell. तो देखो अब सेल के अंदर हो रहा है सब कुछ, तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके आता है और साथ में क्या लेके आएगा, ग्लूकोज. सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा, सेल के अंदर ये वाला ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के प्रोसेस चल पड़ेंगे और वो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पे निकलेगी. दिस 38 एटीपी इज द टोटल. ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो टोटल कितने एटीपी निकलेंगे, 38. बाय विच मेथड, एरोबिक रेस्पिरेशन. तो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा ग्लूकोज को सेल को, ब्लड जो है इट विल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल, और इफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट process is called aerobic respiration. I hope this aerobic respiration portion is clear to everyone. This breakdown of glucose into pyruvate take place in cytoplasm, तो सबके अंदर वो common है. But aerobic respiration, they can even ask the question, where does the aerobic respiration take place? Inside the cell and specifically inside the mitochondria, and it will produce the maximum amount of energy. Be careful. The maximum amount of energy that we can produce is by the aerobic respiration. और कोई मेथड ऐसा नहीं है जिसमें हमारे पास इससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए. क्लियर? नाउ विल मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. आई हैव रिटन टाइप 1, इट डजंट मैटर. एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज एनारोबिक. वो आप कोई भी लिख सकते हो पहले. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हिच टेक प्लेस in the absence of oxygen, and this take place in lack of oxygen, कि बोथ ना के बराबर ऑक्सीजन होती है. तो जनरली वी कीप दीज टू कैटेगरी अंडर द एनारोबिक रेस्पिरेशन. कि ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जिससे हम एनर्जी तो बना रहे हैं लेकिन वो एनर्जी बन रही है इस पाथ के अलावा कोई डिफरेंट पाथ हम फॉलो कर रहे हैं. तो दो तरह का होता है. फर्स्ट आई विल डिस्कस दैट टेक प्लेस इन अस ह्यूमन बीइंग. So all of you are aware about this. I am taking the simplest example from the daily life. कि जनरली क्या होता है, हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है जो डेली की होती है, that will be fulfilled by the aerobic respiration. की जो एनर्जी नॉर्मली हमारी बॉडी को पता है कि हमको कितनी एनर्जी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी बनाता रहता है. बट
when in a case when the energy demand all of a sudden increases, let assume we haven't participated in any of the physical activity, और बहुत टाइम से हमने क्या किया, कोई रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है, कुछ नहीं किया, एंड ऑल ऑफ सडन आपको कोई बोल देता है कि आज आपको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, या और कोई फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, कि एक बार जोश जोश में हम पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं, बट आफ्टर सर्टेन इंटरवल, कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ टाइम मीन फॉर एग्जांपल लेट अज्यूम वी स्टार्टेड द रनिंग इन द मॉर्निंग, बहुत दिनों के बाद हम रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन शाम के टाइम पर, रात के टाइम पे क्या होता है, वी स्टार्ट टू फील पेन इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में क्या होने लग जाता है, पेन होने लग जाती है। तो उस केस में क्या, उसका रीजन क्या होता है, आवर बॉडी इज अडेप्टेड टू द नॉर्मल कंडीशन, कि जितनी एनर्जी चाहिए वो बना रही होती है बॉडी हमारी, 38 एटीपी एक ग्लूकोज से बन रहे हैं, वो बहुत सारे ग्लूकोज को तोड़ते रहते हैं, और जितनी हमारी एनर्जी की डिमांड है वो हमारी बॉडी बनाती रहती है। व्हाट हैपेंड, ऑल ऑफ सडन वी स्टार्टेड रनिंग, हमने फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, रनिंग स्टार्ट कर दी, तो हमारी एनर्जी की डिमांड क्या होगी, ऑल ऑफ सडन इट स्टार्ट टू इंक्रीज, कि जो हमारी एनर्जी की डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, देन दिस एरोबिक रेस्पिरेशन विल नॉट प्रोवाइड द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा होता है उससे हमको पूरी एनर्जी मिल नहीं पाती है। तो व्हाट विल हैपन, आवर मसल सेल्स विल पार्टिसिपेट इन प्रोड्यूसिंग द एनर्जी। तो आपने देखा होगा जब हम रनिंग करते हैं, ऑल ऑफ सडन फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, हम जोर जोर से सांस लेने लग जाते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है कि अगर हम ऑक्सीजन ज्यादा लेके जाएंगे, ज्यादा ब्रेक डाउन होगा, ज्यादा एनर्जी बनेगी, स्टिल इट रिमेन अनसफिशिएंट, वो फिर भी कम रहती है। तो उसकी फिर क्या होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, हम कितनी भी जोर से सांस ले लें फिर भी थोड़ा बहुत कमी रह जाती है। द लैक ऑफ ऑक्सीजन वेयर, इन दी मसल सेल्स, बताया ना मैंने आपको अभी कि भागते हैं तो मसल्स में पेन होती है शाम के टाइम पे। द रीजन फॉर दैट इज मसल्स ज्यादा काम करने लग जाती है, भागना होता है हमको, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो टू प्रोवाइड द एनर्जी, मसल्स काम करना शुरू कर देती है और मसल्स के अंदर रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, बट वहां पे ऑक्सीजन कम होती है। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, ग्लूकोज पायरुवेट में, लेकिन पायरुवेट किस में टूट रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बट व्हेन द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल, द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इज लैक्टिक एसिड, इट इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो लैक्टिक एसिड बनता है, दैट लैक्टिक एसिड विल डिपोजिट, कि वो हमारे अक्यूमुलेट हो जाएगा इनसाइड द मसल्स। तो वो जम जाता है मसल्स के अंदर, वो धीरे धीरे करके निकलता है। तो जब तक वो निकलता नहीं है, वी स्टार्ट टू फील द पेन, कि ज्यादातर बोलते हैं ना कि ऑल ऑफ सडन हमने अगर फिजिकल एक्टिविटी की है, पेन हो रहा है लेग्स के अंदर, बॉडी में पेन हो रहा है, तो हमारा कॉमन रेमेडी क्या होती है, वी स्टार्ट टू पुट ऑयल, रबिंग करने लग जाते हैं, मालिश करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो जल्दी निकल जाता है। तो जब तक लैक्टिक एसिड रहेगा इट विल कॉज पेन, कि वो हमारे पैरों में और इसमें दर्द होता रहेगा। तो एक चीज का ध्यान रखना, तो जो हमारी नॉर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट विल बी फुलफिल्ड बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि मान लो हम मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो भाग रहा है कोई इंसान, और वो हम पहले भाग रहे हैं तो हमारी नॉर्मली हम भाग रहे हैं, लेकिन जब फिनिशिंग लाइन आती है वी स्टार्ट टू गिव मोर एनर्जी, हम पुश करते हैं और ज्यादा एनर्जी लगाते हैं। तो वो और ज्यादा एनर्जी कहाँ से आती है, मसल्स में से। तो उसकी जैसे आपने देखा होगा कि कई एथलीट्स होते हैं, जैसे बॉलर है क्रिकेट में, या फुटबॉलर है, या बास्केटबॉल प्लेयर है, दे स्टार्ट टू फील द क्रैम्प्स, कि उनकी मसल्स में क्या हो जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, भागते भागते बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। दैट इज ड्यू टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन, डिपोजिशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है तो ये लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता है। अगर ये ज्यादा बनेगा इट विल स्टार्ट टू डिपोजिट इन द मसल्स, तो उसकी वजह से क्रैम्प्स वगैरह आते हैं। सो this lactic acid, and be careful, no carbon dioxide will be produced. So in one of the board exam you will find कि कौन in each of this breakdown of glucose किसी भी मेथड से हो, एरोबिक से हो, एनारोबिक से होगी, always carbon dioxide is produced. No, carbon dioxide is not always produced. It is produced in the case of first aerobic respiration, it produced in case of yeast cell but not in the muscles. muscles के अंदर जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती है। सो हेयर एनर्जी इज रिलीज, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है वो कम निकलती है, नियरली वी कैन कैलकुलेट इट नियर अबाउट 2 ATP। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक में क्या होती है, बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। सो दीज 2 स्टेप्स
दैट जनरली टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। तो ये सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ये ह्यूमन बीइंग ले लो या अदर एनिमल्स आप ले सकते हो मल्टी सेलुलर। तो जनरल पाथ जो होता है, दिस इज द जनरल पाथ विच इज कॉल्ड aerobic respiration. When we require excess of energy, all of a sudden the demand is increased, then muscles will participate, but in case of muscles, the end products are not carbon dioxide, water and energy. The end products are lactic acid and energy, and this lactic acid will deposit or accumulate inside the muscles, और उसमें उसकी वजह से क्या हो जाता है, it will cause cramp, pain. Next is the which take place in case of the lower organism, yeast. Yeast is a type of unicellular fungus. Why I am using the word unicellular? Because fungus is generally multicellular organism. जो fungus होती है वो multicellular organism होती है, लेकिन एक fungus ऐसी भी होती है जो single cell होती है, which is unicellular. All of you have seen this yeast. आप सबने देखा हुआ है। When you purchase the grapes को जब हम परचेज करके लाते हैं तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की एक व्हाइट फिल्म सी होती है। आप उसको पानी से वॉश करने की कोशिश करो तब भी वो पूरी तरह से उतरती नहीं है। दैट व्हाइट फिल्म इज नॉट द केमिकल, दैट व्हाइट फिल्म ओवर द ग्रेप्स इज द लेयर ऑफ ईस्ट सेल्स, इज द टाइप ऑफ फंगस। अब फंगस के अंदर क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द ग्लूकोज विच इज ऑलरेडी ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट, तो पायरुवेट टूट जाता है किसके अंदर, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, एंड इथेनॉल इज 2 कार्बन मोलिक्यूल। तो 3 वाले से क्या बन गया, 2 कार्बन वाला, ये 3 थे, 2 इथेनॉल में चले गए, 1 कार्बन में चला गया, तो एनर्जी इज प्रोड्यूस। लेकिन इन दोनों में एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। द अदर नेम फॉर दिस प्रोसीजर is also called fermentation. All of you are already aware about this term fermentation, how we can produce alcohol which is generally used during alcohol which is used in the production of sanitizer, alcohol which is used for the drinking purpose, alcohol which is used in the industrial use. तो इंडस्ट्रियल यूज में बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो जनरली हम फर्मेंटेशन से बनाते हैं। तो फर्मेंटेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ईस्ट, एंड बी केयरफुल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर जरा सी भी ऑक्सीजन आ जाएगी तो इथेनॉल की बजाय कुछ और बनना शुरू हो जाएगा। सो इन केस ऑफ ईस्ट दिस पायरुवेट विल ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एंड one more question that comes from this topic is what is the difference between aerobic and anaerobic. I hope the differences are clear. This take place in the mitochondria, this take place in the muscle or yeast cell. Maximum amount of energy is released in the aerobic, very less amount of energy is released. I hope all of you can write few more. In presence of oxygen, in absence of oxygen, you can write the examples, human being, animals, in case of yeast cells. So there are a number of differences that you can write between the aerobic and anaerobic respiration. So I hope this first part of this module is clear to everyone. The breakdown of glucose सबके अंदर होता है, सबको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। अब वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, एरोबिक कर रहे हैं, एनारोबिक कर रहे हैं, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। ठीक है, तो सेम इन केस ऑफ प्लांट। तो ये नहीं है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस तो उनको एनर्जी नहीं चाहिए, उनको भी अपने नॉर्मल लिविंग एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए दे नीड दी एनर्जी। So how they produce the energy? The same method, which is by the respiration. The specific name is cellular respiration. Be careful. The specific name is cellular respiration because it takes place inside the cell. And breathing is a part of respiration. कैसे हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर एक स्पेशली डिजाइन सिस्टम है, किसके लिए? ऑक्सीजन को अंदर तक पहुंचाने के लिए। तो one question that is given in the NCERT in text, why diffusion is insufficient to meet the requirement of multicellular organism। कि diffusion जो प्रोसेस होती है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रही है गैस, वो insufficient क्यों होती है फॉर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हम वी आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारी सारी सेल जो है इट इज दे आर नॉट एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी। ऊपर से क्या होता है, डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस होती है। अगर हम डिफ्यूजन से ऑक्सीजन को अंदर बॉडी में ले जाने लगे तो वी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी आर प्रोड्यूसिंग नाउ। तो इतनी ज्यादा एनर्जी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इतने काम कर पा रहे हैं, वी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज टू स्लो प्रोसीजर। So that is why we are given this specially designed organ which are called lungs. तो हमारे अंदर लंग्स हैं, दूसरे एनिमल्स के अंदर लंग्स हैं, तो हर एक के अंदर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर आर डिफरेंट
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड डिफरेंट ऑर्गन फॉर द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का सिर्फ एक ही काम है, ऑक्सीजन को कहाँ तक लेके जाना है, सेल तक, और वहां से जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको बाहर लेके आना है। हमारे अंदर लंग्स है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अमीबा एंड प्लेनेरिया देयर आर सेल मेम्ब्रेन, कि अमीबा और प्लेनेरिया दे आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या करते हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उससे बाय द सिंपलेस्ट प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो अंदर बाहर होता रहता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। स्लाइटली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म, ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म क्या करता है, थ्रू इट्स सरफेस, सरफेस मीन जो उसकी स्किन है उसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू वो ऑक्सीजन को अंदर बाहर करता है। देयर आर नो स्पेसिफिक डिजाइन सिमिलर ऑर्गन्स लाइक अस, कि हमारे में जैसे लंग्स है उसमें ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता। एज वी मूव टू द मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल फिशेस and other aquatic animals, they generally have gills. All of you are aware about this, कि water enter into the gills and the dissolved oxygen in the water that will be filtered out, ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं, and the water will be flushed out, क्योंकि बॉडी में से वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेंगे। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल दीज आर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रासहोपर एंड कॉकरोच। they have the organ slightly similar to the lungs, for example, लेकिन वो lungs की तरह नहीं होते, लेकिन काम उसी तरह से करते हैं। for example in case of grasshopper and cockroach, trachea similar to this our air pipe, तो उतना ही होता है और ज्यादा एडवांस होता नहीं है उनके अंदर due to their size। and next is spiracles, so spiracles and trachea, they have these type of organ for the exchange of gases। next you are already aware, human being, birds and other animals like cow, dog, they have specially designed organ, they are called lungs। generally जितने भी terrestrial organism होते हैं वो lungs के through करते हैं। now we'll move to the multicellular organism like plant। तो plant होते हैं वो कैसे करते हैं, so plants we have already discussed during the nutrition procedure कि वो photosynthesis करते हैं, and during the photosynthesis what they need the carbon dioxide। तो जो लीफ होता है, लीफ के नीचे की साइड पे क्या होते हैं, स्टोमेटा। तो बाय दिस स्टोमेटा दे विल एक्सचेंज द गैसेस। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट जनरली टेक प्लेस इन रूट, स्टेम इन केस ऑफ स्टेम, लेंटिसेल्स जहां से वो एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा की तरह होते हैं, दीज स्टोमेटा। बट द रेस्पिरेशन इन प्लांट इज टू स्लो, बहुत स्लो होती है क्योंकि उसके अंदर कोई स्पेशली डिजाइन ऑर्गन नहीं है लाइक अस। फॉर एग्जाम्पल इन लंग्स आर देयर बिकॉज वी नीड मैक्सिमम एनर्जी, दैट इज वाई लंग्स हैव बीन इनसाइड अस। लेकिन प्लांट्स को इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती जितनी हमको चाहिए होती है। So that is why there is no specific system in case of plant for the exchange of gases and by diffusion। Next is one more question that comes from the respiration in plant कि डे टाइम में exchange of gases में क्या होता है और नाइट टाइम में exchange of gases में क्या होता है। This is the general description। So during the daytime what plant will do, they will perform the photosynthesis, and during photosynthesis they will release the oxygen, that is why I have written oxygen out, and they, with the help of stomata the carbon dioxide will move inside। तो ऑक्सीजन बाहर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। रात के टाइम पे उल्टा हो जाएगा, बिकॉज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल स्टॉप, रेस्पिरेशन विल स्टार्ट। तो फिर रेस्पिरेशन में क्या होता है, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर ऑक्सीजन अंदर लेना शुरू कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना शुरू कर देंगे, बाहर। तो दिस इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, the aerobic respiration, anaerobic respiration, the difference is the amount of energy which is released in the aerobic, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। so go through all these methods, aerobic, anaerobic, okay, anaerobic respiration, absence of oxygen, presence of oxygen, the amount of energy। so I hope everything is clear related to this respiration topic। so if you still have any doubt related to any of these terms or any of the subtopic of this respiration, you can ask in the comment section। so thank you students।